हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है। तो दोस्तों, गेट्स के अनुसार यह परिभाषा दी हुई है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? सीखना या अधिगम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों नहीं पूछ रहा है कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन में है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, या इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, सीखने के पठार के निराकरण में क्या नहीं करना चाहिए? तो बालक को दंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे क्या कहा जाता है। उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा या वक्र रेखा नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसा वक्र रेखा जो प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है, तो यह उन्नतोदर वक्र कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है। तो दोस्तों, अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला सोपान क्या होता है। ऑप्शन में है उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अनुबंधन प्रक्रिया का प्रथम सोपान हमारा उत्तेजना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में है उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, पहला अथवा दूसरा, पहला और दूसरा दोनों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है दोस्तों? तो संवेग की उत्पत्ति हमारी मूल प्रवृत्तियों से होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरण के लिए अक्सर किस शब्द का भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों, अभिप्रेरण के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन में है संवेग, आवश्यकता, भावना, या प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों, प्रेरण के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आवश्यकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। किसमें प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, या कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर ये सभी में। तो दोस्तों, जो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन होता है तो किस में प्रभावी होता है? इन सभी में प्रभावी होता है। ठीक है, यानी व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में, इन तीनों में क्या होता है? प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है। तो दोस्तों, अधिगम के प्रकरण में जो अभिप्रेरण होता है, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, या फिर पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या एक दिशी रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है।
तो दोस्तों अधिगम के प्रक्रिया में प्रेरण क्या करता है, तो यहाँ पे दोस्तों नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का निर्माण या सृजन करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों एक छात्र का अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन में दिया है अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, दूसरा कह रहा है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी में दिया है गरीब छात्र कम अधिगम करता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी आर्थिक स्थिति से उसके अधिगम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है। तो दोस्तों तत्परता का नियम अधिगम का कैसा नियम है, तो यह अधिगम का मुख्य नियम है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, तो दोस्तों थॉर्नडाइक जी द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी गई है। ऑप्शन में है तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को, या प्रभाव को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभ्यास को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम को ठोस अधिगम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अधिगम का ठोस सिद्धांत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है, ये हमारा थॉर्नडाइक जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, अधिगम का ठोस सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है। तो दोस्तों किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है। ऑप्शन में है शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बालक जो है इन सभी के अनुकरण से क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्पष्टता के नियम में विचार कैसे होते हैं। तो दोस्तों अस्पष्टता के नियम में विचार हमारे बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सन 1879 में विलियम वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था। ऑप्शन में है जीवन वृत्ति विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, और मनोविश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सन 1879 में विलियम वुंट जी ने प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में लाया गया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से आदत क्या होती है। संवेदात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आदत क्या होती है, यह हमारे पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम, यह क्या है।
ऑप्शन में है अधिगम के प्रकार, अधिगम की अवस्थाएं, अधिगम की प्रकृति या अधिगम स्थानांतरण। तो दोस्तों ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और संवेदनात्मक अधिगम ये हमारे अधिगम के प्रकार हैं। क्या है दोस्तों? अधिगम के प्रकार। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन में है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, पहला व दूसरा दोनों, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, सोरेनसन ने, पावलोव ने, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों विभिन्नता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हमारा डार्विन जी द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धीमी गति से सीखने वालों बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों जो बालक धीमी गति से सीखते हैं उन बालकों के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा होगा? कह रहा है कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, या फिर थर्स्टन का सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? तो दोस्तों सन 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? ऑप्शन में है गेस्टाल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, या सहचारवाद संप्रदाय का। तो दोस्तों 1912 में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? तो दोस्तों निम्न में से ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर किसमें होता है? तो किसमें होता है? प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत, सूझ अधिगम, या स्वतः अधिगम। तो ये दोस्तों क्रिया प्रसूत अधिगम में क्या होता है? ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो दोस्तों जेम्स ड्रेवर ने किस प्रकार का माना है? तो दोस्तों मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन में है सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र, या सीखने का भावात्मक क्षेत्र। तो दोस्तों सीखने का करना यह हमारा गतिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह कोहलर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन में है खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में। तो दोस्तों सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? तो यह विद्यालय व कक्षा में किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लास्ट है इसका, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन में है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना।
तो दोस्तों एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वह विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।